सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे, लार्जेस्ट जिगजैग सीक्वेंस, जो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है। और आज मैं इस प्रॉब्लम को 4 अप्रोच से सॉल्व करूंगा, ठीक है। और सारी अप्रोच हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n into n, a zigzag sequence start from the top and end at the bottom. Two consecutive elements of a sequence cannot belong to the same column. Return the maximum sum ऑफ सच एज अ जिगजैग सीक्वेंस। मतलब क्या है, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक दे रखा है n into n इस तरीके से, ठीक है। देन उसने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें टॉप से स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, देन हमें कहाँ तक जाना है, एंड बॉटम तक। और हमें एक और बात बोली है कि हमें 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सीक्वेंस नहीं लेने। तो ये मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा कैसे क्या है। अभी इतना समझो कि हम टॉप रो से स्टार्ट करेंगे, बॉटम रो तक जाएंगे और मैक्सिमम सम लेंगे, बट किस वे में, जिगजैग सीक्वेंस में, जैसे कि इन्होंने इस तरीके से लिया है, ठीक है। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने n इंटू एन साइज का एक मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात इन्होंने स्टार्ट करी है, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, टॉप से स्टार्ट करना है। तो टॉप जो कि मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, कौन सी भी सेल से। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट रो जाना है, फिर नेक्स्ट रो जाना है, फिर मेरे को बॉटम तक जाना है और सबसे मैक्सिमम सम फाइंड करना है, लेकिन जिगजैग फॉर्म में। मान लो कि मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब नेक्स्ट रो में जाऊँगा, तो जैसे कि 0th कॉलम है, तो इस कॉलम का फिर से ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं सेम कॉलम के अंदर। तो इसका मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने अगर ये वाला एलिमेंट लिया है ना, तो मैं जस्ट इसका ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकता नेक्स्ट रो में, बाकी ये वाला इसको ले सकता हूँ। समझ में आ रही? अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ 2 मिनट के लिए। मान लो कि मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला कॉलम है। तो जब मैं नेक्स्ट रो पर आऊँगा, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन चारों में से कौन से भी सेल्स को चूज कर सकता हूँ। मेरे को जिगजैग वे में चलना है, तो जिगजैग वे में चलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम जो स्किप करना पड़ेगा। अगर ये वाला कॉलम ले लेता हूँ तो फिर ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको लूँ, या फिर इसको लूँ, या फिर लेफ्ट की तरफ और भी सेल्स है उनको लेके देखूँ, या फिर राइट की तरफ और भी सेल्स उनको एक्सप्लोर करके देखूँ, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर जैसे कि मैंने अगर ये वाला कॉलम ले लिया है, तो जस्ट इसकी नेक्स्ट वाली रो में मैं ये कॉलम नहीं ले सकता, ठीक है। अब एक चीज और समझानी है आपको, जैसे कि मान लो इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे कि अगर मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है, तो जस्ट इसका ये अगर नेक्स्ट रो में है, तो उसका सेम ये वाला जो कॉलम है, इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट मैं नहीं ले सकता, वरना कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि इस सेल्स, मतलब इस कॉलम के अंदर तुम मल्टीपल सेल्स नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं है। अगर तुम जैसे ये सेल ले रहे हो, तो तुम ये वाला सेल नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो तुम उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले सकते। ले सकते हो कैसे, मान लो कि अगर मैं ये नहीं ले सकता, ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा, तो मैंने ये वाला ले लिया, तो इसके बाद फिर ऑप्शन ये है कि ये वापस इस कॉलम के ये वाला एलिमेंट तो ले सकता है, क्योंकि ये एक जिगजैग फॉर्म में है और ये आपस में कंसेक्यूटिव कहाँ है, ये तो बीच में एक और सेल आ रहा है, इस तरीके से। तो समझ में आया? मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमने जस्ट ये वाला एलिमेंट लिया है, तो उसका जब नेक्स्ट रो लेंगे, तो उस वाले कॉलम का जो है वो एलिमेंट मेरे को स्किप करना पड़ेगा, वरना ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमें इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में हमें निकालना है और मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट की बात करूं, तो अगर एग्जांपल फर्स्ट लूं, तो एग्जांपल फर्स्ट के अंदर इन्होंने क्या एलिमेंट्स लिए थे, 3, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इन्होंने फर्स्ट क्या किया, ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया, मैं इस रो पे हूँ, अब मैं हूँ नेक्स्ट रो पर, और हर एक रो के अंदर सिर्फ तुम एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम करेंट रो के अंदर हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो। देन तुम जब नेक्स्ट रो पर आए, तो तुम अब ये वाला सेल सिलेक्ट नहीं कर सकते, वरना ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम ये वाला लो या ये वाला लो। तो मान लो इन्होंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला सेल ले लिया, तो इसके बाद अब ये जो है, ये वाला सेल नहीं ले सकता, अगर ये ले लिया तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो या तो ये वाला सेल लेगा या फिर ये वाला। तो इन्होंने ये वाला सेल लिया, तो अगर इसका सम निकालेंगे तो कितना आ रहा है 18, जो कि मेरा क्या है मैक्सिमम सम है जिगजैग सीक्वेंस का। ठीक है, किस तरीके से आंसर निकालना है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ में आ गया, कैसे क्या निकालना है। तो अगर मैं अप्रोच फर्स्ट की बात करूं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑल जिगजैग पाथ निकालेंगे, उनका सम लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, टेक मैक्सिमम सम, जो भी मैक्सिमम सम दे रहा होगा वो पाथ उसका सम ले लेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम जब भी ऑप्शंस की बात आ रही, यहाँ पर देखो ना ऑप्शंस ही तो हो रहा है। मान लो कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट को लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस है, या तो मैं इस वाले को लूँ या फिर इस वाले को लूँ, इस वाले को लूँ या फिर इस वाले को लूँ। और जब भी ऑप्शंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, रिकर्जन, कि भाई हम रिकर्जन का यूज करके सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट अप्रोच होगी रिकर्जन होगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी होगी, ओ ऑफ एन रेस्ट टू द पावर एन, और यहाँ पर एन कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू 100। तो वर्थ केस में जो 100 रेस्ट टू द पावर 100 जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इस केस में मेरा ये सॉल्यूशन टीएल ही देगा। बट मैं आपको ये सॉल्यूशन एक बार इसका जो है विजुअलाइजेशन एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है, ताकि आपको आइडिया हो कि रिकर्सिव कोड भी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कि रिकर्जन कैसे काम कर रहा है एक्चुअली। मान लो जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले सेल पर हूँ तो मान लो कि इसके पास ऑप्शन है, या तो ये सेल ले या फिर ये या फिर ये। तो मान लो इसने पहले ये वाला सेल लिया, फिर इसके बाद ये वाला ले नहीं सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव हो जाएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वाली रो है इसमें इसने मान लो ये वाला सेल लिया, देन इसके बाद ये वाला तो सेल नहीं ले सकता, तो फिर इसने ये वाला लिया। तो इस पाथ का सम कहीं पर स्टोर कर लेगा, या फिर एक रिजल्ट वेरिएबल है जो कि यहाँ से मैक्सिमम लेगा। देन उसके बाद क्या होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से हो गया, फिर से रिटर्न बैक हो गया। अब यहाँ से इसने ये वाला तो पाथ एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ से अब ये वाला ट्राई करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, फिर यहाँ से ये वाला एक्सप्लोर करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा। यहाँ इन सब का सम क्या करेंगे हम, रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम लेते चलेंगे। फिर यहाँ से रिटर्न बैक होंगे, ये वाला तो चूज कर लिया था, अब ये वाला चूज करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, सॉरी यहाँ से ये वाला चूज किया, फिर यहाँ से ये सारे पाथ को एक्सप्लोर कर देखेगा। इस तरीके से हमारा रिकर्जन काम कर रहा है। और जब मैं रिकर्जन की स्टेट्स की बात करूँ तो हम क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा सोल्व फंक्शन है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरोथ रो से। ठीक है, जीरोथ रो से स्टार्ट कर रहे हैं। देन हमें हर बार और क्या चेक करना है, हमें जो भी मैट्रिक्स हम उसको भी पास कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो मैंने मैट लिख दिया है। देन हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मान लो कि अभी ये करंट कॉलम है, इसका ये वाला सेल लिया है। जब मैं नेक्स्ट वाली रो में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने प्रीवियस कौन सा कॉलम का सेल लिया है। तो अभी जैसे जीरोथ का लिया है तो मैं इसका ये वाला नहीं ले सकता वरना कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो मतलब मेरे को प्रीवियस कॉलम का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस कॉलम वेरिएबल ले लूँगा जो कि इनिशियली क्या होगा -1। तो जब मैं फर्स्ट रो पर रहूँगा तो इससे प्रीवियस कॉलम तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ठीक है। अब नेक्स्ट होगा क्या, मान लो कि जैसे मैं फर्स्ट रो पर हूँ, अब इस फर्स्ट रो पर मैं क्या करूँगा, इस सेल को एक्सप्लोर करूँगा, फिर यहाँ से सारे पाथ को एक्सप्लोर करूँगा, फिर इस सेल को एक्सप्लोर करूँगा, फिर यहाँ से सारे पाथ को एक्सप्लोर करूँगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर रहा हूँ फर्स्ट रो में, फिर कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो एक लूप चलेगा जे इनिशियली 0 से जे लेस देन कॉलम तक, देन जे प्लस प्लस। देन उसके बाद होगा क्या, कुछ नहीं, मैं हर बार चेक करूँगा कि जो मेरा करंट कॉलम है वो मेरे प्रीवियस कॉलम के इक्वल ना हो। अगर इक्वल है तो उस केस में क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा कि नेक्स्ट कॉलम देख लो, उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसमें क्या करूँगा, फिर मैं अपना रिजल्ट वेरिएबल है उसके अंदर मैक्स कर लूँगा रिजल्ट। साथ में क्या करूँगा, जो भी करंट सेल है उसका उस वैल्यू को लेके यहाँ से क्या कर दूंगा, सॉल्व फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, सॉरी रिकर्जन कॉल कर दूंगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट रो पर मूव कर जाऊँगा। और जो भी मेरी जो प्रीवियस रो अब क्या होगी, जो करंट अभी जो कॉलम लिया वो जो प्रीवियस कॉलम है अब वो क्या होगा, जो करंट कॉलम है वो। ठीक है, देन लूप खत्म होने के हम बात क्या करेंगे, जो मैक्सिमम हमारा जो आंसर स्टोरेज रिजल्ट के अंदर वो रिटर्न कर देंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि मेरा रिकर्जन कहाँ पर स्टॉप होगा। एक टाइम पर मान लो मेरी रो यहाँ से यहाँ पर आई, फिर नेक्स्ट रो चेक करी, फिर नेक्स्ट रो चेक करी, और एक टाइम पे मेरा जो रो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गई। तो यहाँ पर मेरा रिकर्जन एंड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा बेस केस क्या है,
कि जब भी मेरा इंडेक्स या फिर बोलूँ रो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए जो भी टोटल रोज है मेरी मैट ऑफ जीरो डॉट साइज या फिर मैट ऑफ साइज, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रो और कॉलम दोनों सेम होगी। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा रिटर्न 0, ठीक है। तो इस तरीके से रिकर्जन काम कर रहा है। अगर इसका सॉल्यूशन दिखाऊं आपको तो ये रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्व फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर ये प्रीवियस इनिशियली -1 लिया है। मतलब इनिशियली अगर मान लो कि मेरी जो फर्स्ट रो है वो 0th रो है तो प्रीवियस कॉलम कुछ भी नहीं होगा। देन मेरा बेस केस क्या है कि जब भी मेरा रो आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो रिटर्न 0 करना है। इसके बाद रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर में जो भी मैक्सिमम रिजल्ट हो रहा है उस पाथ का मैक्सिमम रिजल्ट स्टोर कर लूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, उस कॉलम की सारी सेल्स को चेक कर रहा हूँ और हर एक सेल पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ सारे पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ से जो भी मैक्सिमम है वो स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी मैंने, क्या होगी, n रेज़ टू द पावर n, जो कि बहुत ही बड़ी होगी। तो देन इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो अब हम मूव करेंगे अप्रोच सेकेंड पर। अब हमारी अप्रोच सेकेंड क्या है, हम अप्रोच सेकेंड यूज करेंगे यहाँ पर टॉप डाउन। हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिप्पी का यूज करेंगे, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच को क्या करेंगे, डिप्पी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिप्पी की मदद से होगा क्या, मान लो कि जैसे यहाँ से मैंने रिकर्सिव कॉल करी, ये वाला पाथ एक्सप्लोर किया, फिर यहाँ से पाथ एक्सप्लोर किया, फिर यहाँ से पाथ एक्सप्लोर किया और यहाँ से पाथ एक्सप्लोर किया। तो सेम इसने क्या किया कि मान लो कि इसने जब ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर रहा था, ये वाला इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये इस पाथ पे गया तो इस पाथ का सम इसने कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया, और वो कहाँ होगा, मेरे डीपी वाले वेक्टर के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सेम उसी तरीके से क्या करेगा, सारे पाथ के रिजल्ट को स्टोर कर देगा, ठीक है। अब ऐसा कोई पाथ है जो कि सिमिलर इसके या फिर उस पाथ पर डबल वापिस से रिपीट जाता है, ठीक है, और उसका आंसर अगर पहले से मेरे डिप्पी के अंदर है तो मैं डायरेक्ट वहीं से उसको क्या करूँगा, वहीं से उसको रिटर्न कर दूंगा, और उस पूरे पाथ को मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा। मान लो मैं यहाँ से यार, मेरे को पता चला यार इस टाइप के पाथ या इस पाथ का तो मैंने आंसर पहले निकाल रखा है, तो मैं यहीं से क्या कर दूंगा, आंसर रिटर्न कर दूंगा, और इस पूरे पाथ ये जो रिकर्सिव कॉल है पूरी बच जाएगी। तो इससे मेरी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि डिप्पी इसमें कैसे यूज करूंगा, तो यहाँ पर देखूंगा मेरी डिप्पी की साइज क्या होगी, 2D डिप्पी। क्यों, यहाँ पर 2 स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, जितनी स्टेट चेंज होती है हमारे रिकर्सिव के अंदर उतनी ही साइज का हमारा डिप्पी बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 2D डिप्पी बनेगा। देन अगर हम 2D डिप्पी बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर साइज क्या होगी, n इज इक्वल टू मैट डॉट साइज, यहाँ पर हो जाएगा n+1 वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट n+1 इनिशियली ऑल वैल्यू -1। -1 का मतलब है कि अभी तक मैंने उस ऐसा कोई पाथ अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं डिप्पी पास कर दूंगा एड्रेस ऑफ डिप्पी। देन उसके बाद क्या करूँगा, आफ्टर बेस केस में चेक कर लूँगा कि क्या इस पाथ का आंसर मेरे पास पहले से ही है। तो प्रीवियस कॉलम +1। अब यहाँ पर +1 क्यों किया, क्योंकि इनिशियली मेरा प्रीवियस जो है -1 है। अगर मैं +1 नहीं करूँगा तो -1 यहाँ पर होगा और ये बोल देगा आउट ऑफ बाउंड या फिर रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है, कि ऐसा कोई भी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, अगर -1 स्टोर नहीं है मतलब मैं ऐसे कोई पाथ का आंसर पहले से निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगा, डिप्पी से डायरेक्ट आंसर को रिटर्न कर दूंगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, इस सॉल्व फंक्शन के अंदर अपने डिप्पी को वास करूँगा और यहाँ पर भी अपने डिप्पी के अंदर आंसर स्टोर कर लूँगा। सिंपल। अगर इसको रन करके देखूँ तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे पाथ्स को पूरा एक्सप्लोर ना करके बीच में ही आंसर रिटर्न कर देगा, अगर पहले से उन पाथ का जो आंसर है उसके पास है तो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम और किसी और अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं अप्रोच थर्ड की बात करूं तो अप्रोच थर्ड क्या होगी, टेबुलेशन मेथड, जिसको हम एक और तरीके से जानते हैं, बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी रिकर्सिव फंक्शन है ना, जो भी
रिकर्सिव फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, आइटरेटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको लूप्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि अगर हम इसको आइटरेटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ये हमारा रिकर्सिव है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक अलग फंक्शन बना दूंगा बॉटम अप, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, वेक्टर ऑफ वेक्टर पास कर दिया, एड्रेस ऑफ डिप्पी, सॉरी एड्रेस ऑफ मैट। देन उसके बाद मैंने साइज निकाल ली, मैंने क्या किया, 2D डिप्पी लिया, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर डिप्पी ऑफ एन साइज, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डिप्पी ऑफ एन साइज, इनिशियली ऑल वैल्यू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इस रिकर्सिव वाले को आइटरेटिव वे में कन्वर्ट करूँगा। अब कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस केस हैंडल करेंगे। मान लो, ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से है, सॉरी n इंटू एन साइज का है ना, तो मान लो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, तो यही मेरा टॉप है और यही मेरा बॉटम है, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मतलब सिंगल जो कि एक ही रो है, तो मैं क्या करूँगा, 0th रो का जो है सारे आंसर्स को निकाल लूँगा, मतलब उनको पहले ही डिप्टी के अंदर स्टोर कर, मतलब उस फर्स्ट वाले को अलग से हैंडल कर लूँगा, समझ में आ रही। तो मैं 0th रो को अलग से हैंडल कर लूँगा, तो फॉर इंट सारे कॉलम्स पर ट्रेवर्स करूँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, डिप्टी ऑफ 0th रो है जे, उसके अंदर क्या होगी, मैट ऑफ 0 ऑफ जे, ये वैल्यू आ गई। देन अब मैं क्या करूँगा, मेरी रो कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर मान लो कि ये मेरा मैट्रिक्स था, ठीक है, मैंने ये वाला अलग से हैंडल कर दिया, तो अब मेरी रो 0 से कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। अब नेक्स्ट रो यहाँ से, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो लूप है यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाली रो से। तो मेरा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट आई इनिशियली 1, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अपने रिकर्सिव के अंदर देखूँ तो मैं सारे के सारे कॉलम्स पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सारे के सारे कॉलम्स पर ट्रेवर्स करूँगा, जे इनिशियली 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस कॉलम का भी चेक कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस वाले कॉलम से मैच तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें एको लूप लगाना पड़ेगा, प्री, जो कि इनिशियली 0 से प्री लेस देन एन एंड प्री प्लस प्लस। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, अगर ये प्री जो है जे के इक्वल है तो इस केस में कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज मेरा जो भी मैक्सिमम रिजल्ट है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो डिप्टी ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डिप्टी ऑफ आई ऑफ जे कोमा, मतलब ये होगा कि मान लो मेरे डिप्टी जो है इस तरीके से है, ये मेरी डिप्टी वाली वेक्टर मैट्रिक्स है, मान लो अभी मैं जो है इस वाली करंट वाले पर हूँ और इस सेल का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी है मैक्सिमम लेने की कोशिश करूँगा, मैं चेक करूँगा या तो डिप्टी ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, डिप्टी ऑफ आई ऑफ जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेल डिप्टी ऑफ आई ऑफ जे। देन इसमें हो सकता है कि जो प्रीवियस वाला रो का जो आंसर है वो मैक्सिमम हो, मतलब आई माइनस 1 ऑफ जे प्लस जो भी करंट सेल है, मतलब ये वाला, यहाँ से अब जो भी सेल सिलेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि मेट ऑफ आई ऑफ जे, इस तरीके से। तो मैं अगर इस वाले पर हूँ तो मेरे को प्रीवियस वाला का सम ऐड करके मैं देखूंगा कि कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखूँ तो डिप्टी ऑफ आई माइनस 1 ऑफ जे, ठीक है, जे यूज करूँ या फिर प्री, अपन प्री का यूज करेंगे यहाँ पर, प्री देन प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे लास्ट में, इंट जो भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा। अब मेरा मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ पर होगा, डिप्टी के अंदर, लास्ट वाली रो के अंदर। एक टाइम पर क्या होगा, मेरा जो पूरा मैट्रिक्स है वो फुल हो जाएगा, मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इस रो पर आया सारा फिल हुआ, इस पे भी सारा फिल हो गया, इस पे सारा फिल हो गया। जब मैं लास्ट वाली रो पर होऊंगा तो सबका मैक्सिमम इस वाली रो पर होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी मैक्सिमम होगा है ना, वही क्या होगा, मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, लास्ट वाली रो पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने आंसर के अंदर ले लूँगा, जे इनिशियल 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ द रिजल्ट डिप्टी ऑफ लास्ट रो कौन सी है, n-1 रो एंड जेथ कॉलम,
देन यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रिटर्न बॉटम अप, हम बॉटम अप को कॉल कर देंगे यहाँ से, और सिर्फ मैट्रिक्स पास करी थी। अगर इसको रन करके देखें तो सैम्पल टेस्ट केसेस भी रन हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो कि हिडन टेस्ट केसेस है वो भी सारे पास हो चुके हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हम 2D का यूज़ कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हम n साइज का डिप्पी यूज़ कर रहे हैं, 2D डिप्पी। देन उसके बाद अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ n टाइम तो रोज हो रही है, देन उसके बाद ऑफ n टाइम कॉलम्स हो रही है, देन फिर उसके बाद ऑफ n टाइम्स ये अलग से यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम यूँ बोल सकते हैं कि n-1 इस तरीके से, क्योंकि हम जो सेम उसको स्किप कर रहे हैं, बट एक तरह से हम सारा यूज़ कर रहे थे इसका, तो n इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ऑफ n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, हम क्या करेंगे अब, अगर मैं अप्रोच 4 की बात करूँ तो इसमें हम करेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, अप्रोच 4, जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे? अब हम हर बार क्या करेंगे, अगर तुम कुछ ऑब्जर्व करोगे, क्या, मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, हम हर बार कर क्या रहे हैं, ये मैंने अलग से इसको हैंडल कर दिया था। ठीक है, देन मान लो कि अब मेरी जो करंट है मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं जैसे कि इस करंट सेल का आंसर निकाल रहा हूँ, तो हर बार मैं कर क्या रहा हूँ, इस प्रीवियस वाले रो पर क्या कर रहा हूँ, जो भी मैक्सिमम है वही इसमें आंसर डाल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा? मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मेरी प्रीवियस वाली रो है, ये करंट वाला कॉलम है। ठीक है, ये प्रीवियस वाली रो है, ये करंट वाली रो है। तो हर बार हम कर क्या रहे हैं, जब भी हम करंट रो का आंसर निकाल रहे हैं तो प्रीवियस रो का जो भी मैक्सिमम आंसर है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वाले सेल पर मैक्सिमम वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर बार हम सिर्फ और सिर्फ 2 रोज का ही यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी, मान लो ये और ये, जिसमें ये क्या है, ये अभी प्रीवियस है, ये करंट है। अब देन उसके बाद मान लो कि अब जो है यहाँ पर मेरा करंट आ गया, तो अब ये क्या हो गया, ये करंट हो गया। अगर ये जो पहले करंट था, अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्री हो जाएगा। ठीक है, हम एक्चुअली कर क्या रहे, दो सेपरेट 1D डिप्पी को यूज कर सकते हैं। पूरा पूरा मैट्रिक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ हमें दो अलग वेक्टर्स की जरूरत है, जिसका ट्रैक रख सकते हैं। हमें पूरा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस वाले जो भी वैल्यू है उसका यूज करना है और मैक्सिमम लेना है। समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे, एक प्री वेक्टर बना लेंगे, साथ ही साथ हम एक करंट वेक्टर बना लेंगे, और हर बार हम क्या करेंगे, जो प्री होगा वो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। देन करंट फिर से जीरो से फील हो जाएगा। समझ में आई? तो यहाँ पर प्री है, यहाँ पर करंट है, जब मेरा करंट है यहाँ पर आएगा तो प्री यहाँ पर आएगा, तो ये जो करंट है वो क्या बन जाएगा, प्री बन जाएगा, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कैसे करेंगे, इसी को मैं कॉपी करके स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर दूंगा, और इसका नाम रख देंगे हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2D डिप्पी का यूज ना करके हम 1D डिप्पी का यूज करेंगे। वेक्टर ऑफ इंट, जिसका एक होगा प्रीवियस, जिसका नाम होगा प्री, जो कि n साइज का होगा, इनिशियली वोल्ट 0 होगा, और एक और 1D डिप्पी यूज कर लेंगे जो कि करंट होगा, जिसकी n साइज होगी इनिशियली 0। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जीरो थ्रो को अलग से हैंडल कर लेंगे। तो ये मेरा प्री हो गया, प्री ऑफ जे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, डिप्पी ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्पी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट वाले को। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे करंट में। यहाँ पर भी डिप्पी ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। और जब डिप्पी ऑफ आई माइनस वन की बात हो रही है, मतलब जब भी हम डिप्पी ऑफ आई माइनस वन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये है आई माइनस वन करेंगे तो इस वाले रो की बात हो रही है, मतलब ये वाली रो कौन सी, ये प्रीवियस है और ये करंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको प्रीवियस। ठीक है, देन उसके बाद होगा क्या, अब जो मेरा प्रीवियस है, सॉरी अब जो मेरा करंट है वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा। समझ में आई? और साथ ही साथ हम एक काम और करेंगे,
हर बार हम फिल कर देंगे करंट डॉट बिगिन टू करंट डॉट एंड कहीं से 0 से, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर ली है, और यहाँ पर हम रिजल्ट किसमें से निकालेंगे, जो भी मेरा प्रीवियस वाला था। अब हमारा आंसर प्रीवियस वाले में कैसे आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर था, ठीक है। एक टाइम पर मान लो कि ये मेरा प्रीवियस था, ये करंट था, फिर करंट यहाँ से यहाँ आया, ये प्रीवियस हुआ। फिर एक बार क्या होगा, जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मेरा करंट यहाँ पर हो जाएगा और मेरा प्रीवियस यहाँ पर हो जाएगा। तो लास्ट में मेरा आंसर किसके अंदर होगा, इस प्रीवियस वाले वेक्टर के अंदर। तो मैं इसके अंदर ट्रेवर्स करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से निकाल लूंगा। देन अगर इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पर मैंने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, देन यहाँ पर क्या मिस्टेक करी है, मैक्स ऑफ प्री ऑफ आई, अच्छा दोनों का नाम सेम है, सॉरी यहाँ पर पी कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा पी। यहाँ पर भी पी हो जाएगा। तो अगर हिडन टेस्ट केसेस देखे सारे पास हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं, तो हम देखेंगे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ अभी भी ऑफ एन क्यूब टाइप हो रहा है, ठीक है, ऑफ एन क्यूब। बट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2D वेक्टर से हमने इसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। तो मैंने इसमें यहाँ चारों की चारों अप्रोच आपको एक्सप्लेन करी है। सबसे पहले हमने कौन सी अप्रोच यूज करी थी, रिकर्जन अप्रोच। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको टॉप डाउन में कन्वर्ट किया ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो बॉटम अप का यूज किया, मतलब टेबुलेशन मेथड। मतलब हमने क्या किया, जो भी रिकर्सिव फंक्शन था उसको आइटरेटिव वे में, मतलब लूप का यूज करके उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी हम 2D वेक्टर यूज कर रहे थे उसको 1D में कन्वर्ट किया। मतलब हमने कुछ की ऑब्जर्वेशन निकाली कि यार इसमें हमने क्या पैटर्न फाइंड किया, मतलब हम एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो 2D वेक्टर्स को दो अलग 1D वेक्टर्स का यूज करके यहाँ से हमने क्या किया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।